बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने लास्ट टाइम एसएलओ स्टार्ट किया, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम। नॉलेज हमारा था क्लासिफिकेशन अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। मैंने आपको बताया था इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्लासिफिकेशन जो है ये इवॉल्व हुई है। स्टार्ट के अंदर एरिस्टोटल जो था, हमने लास्ट टाइम पढ़ा, इसने सबसे पहले जो हमारे पास रिकॉर्ड हिस्ट्री है उसमें इसका नाम सबसे पहले आता है, जिसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया था, एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेकिन बात ऑब्वियसली यहां तक रुकी नहीं, मजीद ये प्रोसेस जो है वो रिफाइन हुआ। हमारे पास क्लासिफिकेशन का मेथड क्या था? इसने क्या किया, जब इसने एनिमल्स और प्लांट्स के दो ग्रुप बना लिए ना, फिर इसने फर्दर उनके अंदर कैटेगराइज किया चीजों को। जैसे एनिमल्स जो थे, अब एक किंगडम तो बना लिया, लेकिन उसके बाद उन्हें उसके माहौल की बुनियाद पे लैंड एनिमल्स, एयर एनिमल्स या वाटर एनिमल्स में कैटेगराइज किया। और साथ ही हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में क्या किया, इसने प्लांट्स में उनके स्टेम्स के अंदर जो डिफरेंस है ना, इस बेस पे फर्दर उनमें क्लासिफिकेशन की। अब ये अर्लीस्ट मेथड था, ठीक। फिर आने वाले ग्रीक्स और रोमन्स का हमने पढ़ा कि उन्होंने ये जो बुनियादी कैटेगरीज हैं एनिमल्स और प्लांट्स की, इनमें फर्दर ग्रुपिंग की, इनमें फर्दर कैटेगराइजेशन की, जिसकी वजह से इन्होंने मजीद ग्रुप्स बनाए जिन्हें जेनरा कहा गया। जेनरा लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है ग्रुप्स, यानी कि किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया बना के बात खत्म नहीं हुई, ये शुरू से ही इस पे काम जारी था। हां, आज हम देखते हैं कि ये चीज वेल रिफाइंड है। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो इस सारे प्रोसेस में मुस्लिम साइंटिस्ट कहां स्टैंड करते हैं। तो हमारे पास मुस्लिम वर्ल्ड में अबू उस्मान उमर अल जाहिज, जिसको कॉमनली अल जाहिज भी कहते हैं, ये एक प्रोमिनेंट अरेबिक स्कॉलर और ऑथर है जिसका नाम हमें मिलता है, जिसने बहुत सारी साइंस की फील्ड्स में अपना रोल प्ले किया। इन्हीं में से एक है टेक्सोनोमी। अगर आप कैंटब 9th बायो की बुक में देखें तो आपके पास साइड इंफॉर्मेशन में ना टेक्सोनोमी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि टेक्सोनोमी आपके पास वो साइंस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं। इस साइंस को, यानी क्लासिफिकेशन की जो साइंस है, इसे आप टेक्सोनोमी बोलते हो। तो इस पे अबू उस्मान उमर अल जाहिज जो है, इसने भी काम किया। इसने एक किताब लिखी, किताब अल हयावान, यानी द बुक ऑफ एनिमल्स, जिसमें इसने 350 स्पीशीज जो है एनिमल्स की, उनके बारे में डिटेल प्रोवाइड की। स्पेशली देखो यहां पे कह रहा है कि जो आंट्स हैं, इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे भी बात की। अब आज के दौर में तो हमें पता है कि हम हनी बीज, एंड्स, टर्माइट्स, इनकी कॉलोनीज को पढ़ते हैं, और जब हम इनकी कॉलोनीज पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं कि कॉलोनी के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं और हर ग्रुप अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यह काम अल जाहिज ने आज से कई सौ साल पहले अपनी किताब किताब अल हयावान के अंदर ये चीज जिक्र की, जहां उसने बहुत सारे एनिमल्स का जिक्र किया। उसने आंट्स, चूंटियों की जो कॉलोनीज हैं और उसके अंदर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है कि किसने क्या काम करना है, किसमें क्या काम डिवाइड है, इस पे भी उसने बात की। अभी मैं आपको इसकी सिमुलेशन भी दिखाऊंगा। इसके अलावा कहता है कि इसने जो मुख्तलिफ काम किए, उससे आने वाले वक्त में जो जोलॉजिकल स्टडी है, यानी कि एनिमल्स के ऊपर जो स्टडी हुई, उसमें हमें बहुत फायदा हुआ। अब जरा मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंट्स पे, कि जो कीड़ियां हैं ये कैसे कॉलोनीज बना के रहती हैं और इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। ये देखो, सबसे बड़ी, अगर आपको याद हो ना, हम हनी बी को भी देख चुके हैं, ऑलमोस्ट उसी तरह का आपके पास यहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले आप देखो, आपके पास एक बड़ी साइज की आंट है, देख रहे हो, ये क्वीन है। क्वीन सिर्फ अलाउ होती है जो कि एग ले करती है पूरी कॉलोनी के अंदर, और किसी ने एग ले नहीं करने होते। ये जब एग ले करती है तो ये देखो, एग जो है ये ग्रो करते हैं और डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं, जिनमें आपके पास लार्वा स्टेज भी है और नीचे की तरफ प्यूपा स्टेज भी है। ये फिर आगे आपके पास ग्रो करते हैं और दो तरह के मेंबर्स बना रहे हैं, अगर आप देख सको।
इनमें से एक जो है वो वर्कर है, ठीक है, और दूसरे जो है ये देखो ये मेल है, ये आगे आपके पास मेल है और पीछे वर्कर है जिन्होंने कॉलोनी के मुख्तलिफ काम करने होते हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके पास एक कॉलोनी में है। अब वन बाय वन क्विकली ओवरथ्रू करो कि किस तरह से आप में डिफरेंशिएशन है एंड्स के अंदर। ये मेल है, ये आपके पास वर्कर है, और जरा कॉलोनी को देखो कैसी फैसिनेटिंग सी आपके पास ये कॉलोनी है। हमें अक्सर ये ऊपर की तरफ जो उभार है ना मिट्टी का, ये तो नजर आता है क्योंकि ये खुदाई करते हैं, खुदाई की वजह से जो मिट्टी है वो हमें ऊपर ये हिस्सा नजर आ रहा होता है, और ये अक्सर हम देखते हैं हमें पोरस नजर आता है। लेकिन अगर अंदर से अगर आप देखो तो इन्होंने प्रॉपर एक चैनल बनाया हुआ है अपनी मूवमेंट के लिए। और इसमें मजे की बात यह है कि इनके डिफरेंट चैम्बर्स हैं। अगर आप थोड़ा गौर करो ना, एग कहीं और ले किए जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि इन एग्स को मूव करवाया जाता है जब ये लार्वा स्टेज में है, और लार्वा स्टेज जब ग्रो करके प्यूपल स्टेज में आती है तो इनके दोबारा से इनको अलग चैम्बर के अंदर डाला जाता है ताकि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन रहे, हर एक मेंबर अपना काम करता रहे। ठीक, तो ये आपके पास ज्यादा हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे कि ये जो हमारे पास एक कॉलोनी बनी हुई है ये आपके पास सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड्स को हाईलाइट कर रही है। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। तो ये यानी कि बताने का मकसद कि अल जाहिज ने इतनी डेप्थ के अंदर उस वक्त ये काम किया कि छोटी सी जो कीड़ी मकोड़े हैं इनको भी स्टडी किया। फास्ट फॉरवर्ड हम आते हैं 80th सेंचुरी में। ठीक, यहां हमारे पास एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम आता है कार्ल लिनस, जिसके बारे में हम कहते हैं इसने रेवोल्यूशनाइज किया, इनकलाब लाया क्लासिफिकेशन के अंदर। लिनस जो था ना, इसने ऑर्गेनिजम्स को हायरार्कल स्ट्रक्चर में ग्रुप किया। हायरार्कल स्ट्रक्चर से मुराद होता है जिसमें आपके पास पूरी एक तरतीब होती है। जैसे हमने पढ़ा था सबसे बड़े डोमेन्स, तमाम दुनिया के जानदार 3 डोमेन्स में आते हैं। लेकिन जब आप डोमेन से नीचे वाले हायरार्कल ग्रुप में आते हो तो आपके पास किंगडम आता है, और किंगडम हमारे पास 6 हो जाते हैं एडवांस स्टडीज के अकॉर्डिंग। ठीक, फिर हर किंगडम में आप देखते हो फाइलम है, और वो ग्रुप्स छोटे होते जाते हैं, और फाइनली हमारे पास इस हायरार्कल स्ट्रक्चर में जो डोमेन से शुरू हुआ उसमें सबसे छोटा स्ट्रक्चर स्पीशीज का मिलता है। देखो क्या लिखा हुआ है, किंगडम के आगे लिखा है ये ब्रॉड कैटेगरी है। एक किंगडम में बहुत से जानदार हो सकते हैं, जैसे एनिमल किंगडम है, अब इसमें लाखों स्पीशीज है एनिमल्स की। लेकिन जो एक स्पीशीज है, सबसे छोटा हायरार्कल स्ट्रक्चर है, इसमें आपके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे ह्यूमन एक स्पीशीज है, अब ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, जब ऑर्गेनिज्म है। जब आप ह्यूमंस की बात कर रहे हो तो आप और किसी को अपने ज़हन में नहीं लाओगे। तो ये जो डोमेन और किंगडम से स्पीशीज लेवल तक की ऑर्गेनाइजेशन है, इसे हम कह रहे हैं हायरार्कल ऑर्गेनाइजेशन, और ये लिनस ने इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक, इससे क्या हुआ कि हमारे लिए स्पीशीज को ऑर्गेनाइज करना और उन्हें आपस में कंपेयर करना आसान हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप जब ग्रुप कर रहे होते हो तो आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो खसूसियात जो उनमें कॉमन है, उसकी बुनियाद पे उनकी ग्रुपिंग करते हो। जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती होती हैं हम उनका ग्रुप इकट्ठा रख देते हैं, और जहां पे फर्क ज्यादा होते हैं उन्हें हम डिफरेंट ग्रुप में रखते हैं। जब आप ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर लेते हो ना, तो आपके लिए उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर करने में भी आसानी होती है, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, उन्हें आप ज्यादा अच्छे से हाईलाइट करते हो। ठीक, ये सब काम करने के बाद अब बेतहाशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्पीशीज हैं, जिनको लिनस ने किंगडम से स्पीशीज लेवल तक ऑर्गेनाइज किया। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, इनके नाम क्या होने चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक नाम भी तो होना। ऐसा ना हो कि आप एक नाम कई जानदारों के लिए यूज करो। तो लिनस ने अगला काम यह किया, उसने एक साइंटिफिक मेथड डेवलप किया नेम देने का, जिसे उसने कहा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दुनिया में हर जानदार का एक मखसूस नाम है जो उसके अलावा किसी का नहीं है। तो इस तरह इसने हमें
एक यूनिफॉर्म सिस्टम दिया जिसके अकॉर्डिंग हमने हर स्पीशीज को, हर जानदार को एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है जो उसके अलावा किसी और का नहीं है। ठीक, हर स्पीशीज जो है, जो इसका मेथड है ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको अगर हम देखें तो हर स्पीशीज जो है उसके नाम में दो हिस्से हैं। ठीक, और हर स्पीशीज का नाम यूनिक है जो सिर्फ उसी का ही है। इसमें से ना जो पहला वर्ड है वो उस स्पीशीज के जीनस को शो करता है। जीनस क्या है? ये जो आप किंगडम से स्पीशीज तक ग्रुप बनाते हो ना, इसमें स्पीशीज से ऊपर वाला ग्रुप जीनस होता है, यानी एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकती हैं। तो फिर हम ये करते हैं कि हर स्पीशीज के लिए ना पहला नाम उसके जीनस से लेते हैं, जो उसके जीनस का नाम है वही उसके साइंटिफिक नेम का पहला लफ्ज होता है। हां, जो सेकंड वर्ड होता है उसके नेम का वो होता है उसका स्पीशीज नेम। तो जीनस नेम और स्पीशीज नेम, इन दोनों को मिला के हमारे पास उस स्पीशीज का एक यूनिक नेम मिलता है। चूंकि आपके पास इस नेम में जीनस नेम भी है, स्पीशीज नेम भी है, इसलिए हम इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोल रहे हैं। ठीक हो गया। ये जो इसने ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की और फिर बाइनोमियल मेथड से उन्हें स्पेसिफिक नाम दिए। ठीक है, लिनस पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ हिज वर्क सिस्टेमा नेचरे, नेचर बोल लो, नेचरे कह लो, इन 1735। ठीक, और इस काम के अंदर इसने क्या किया? अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को एलैबोरेट किया और साथ ही साथ हमें एक फ्रेमवर्क दे दिया कि किस तरह से हम इतने डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स को, ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, हम किस तरह से इसके मेथड्स को फॉलो करते हुए उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक, यहां से फिर हमने इसके मेथड को यूज करते हुए मजीद फिर इसे मॉडिफाई किया, वेल डेवलप किया। ठीक, कहता है कि यह काम इसने यहां पे खत्म नहीं किया, ओवर सब्सिक्वेंट एडिशन, यानी कि बाद में अपने इस काम को ये मजीद बेहतर करता रहा, मजीद एक्सपैंड करता रहा, मजीद रिफाइन करता रहा, क्योंकि जैसे जैसे उसको चीजों की समझ आ रही थी वो इस फ्रेमवर्क को बेहतर कर रहा था और नई डिस्कवर होने वाले स्पीशीज जो थी उन्हें भी इंक्लूड करता जा रहा था। ठीक, और इसका जो काम था जिसमें यहां ग्रुपिंग की गई, वो ग्रुपिंग आपको क्या हाईलाइट करती है क्लासिफिकेशन में? इंपॉर्टेंस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन डिफाइनिंग जेनरा एंड स्पीशीज। जेनरा जीनस की प्लूरल। तो जब भी आप ऑर्गेनिजम्स को स्पीशीज और जीनस लेवल पे कैटेगराइज कर रहे हो तो आप असल में वहां पे उन्हें उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंस की बुनियाद पे ग्रुपिंग करते हो। यहां तक तो काम ठीक है, लोगों ने इसके काम को एप्रिशिएट भी किया, फॉलो भी किया, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट आया चार्ल्स डार्विन की वजह से। जो चार्ल्स डार्विन है ना, इसने बकायदा काम करके हमें विद एविडेंस एवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो दिया और उसको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा शिफ्ट लेना पड़ा और जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें हमें फिर चेंजेस करनी पड़ी। क्योंकि इससे पहले तक हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते वक्त एवोल्यूशन के कंसेप्ट को जहन में नहीं रखते थे। एवोल्यूशन का कंसेप्ट क्या है? मैंने आपको बताया हुआ है कि लाइफ जिस फॉर्म में है, साइंस कहती है, चार्ल्स डार्विन कहता है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। हम हमेशा से इंसान नहीं थे, कोई जानवर हमेशा से जानवर नहीं था। शुरू में कोई कॉमन एंसेस्टर होता था सभी का, आहिस्ता आहिस्ता उसमें माहौल के मुताबिक तब्दीलियां आई और उससे फिर ये डिफरेंट स्पीशीज बनी। जब आप इस कंसेप्ट को मानोगे ना, अब आपको क्लासिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज और डिफरेंस को नहीं देखना, फिर आपने यह भी देखना है कि एवोल्यूशन के प्रोसेस में कौन से जानदार किस वक्त इवॉल्व हुए, ठीक, और किन में सिमिलैरिटीज ज्यादा है, किन का कॉमन एंसेस्टर एक है, जिस वजह से हमें फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजेस करनी पड़ी। यहां मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, जरा एक नजर एवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है ना वो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करवाना चाहता हूं। इंशाल्लाह हमने इसको डिटेल से पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, हम सरसरी सा बस देखेंगे क्योंकि आगे जाके इन्हीं चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे भी। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्ल्स डार्विन जो है, इसके जहन में जो एवोल्यूशन का कंसेप्ट आया कैसे आया।
इसने ना एक कश्ती के ऊपर पूरा कई सालों पे मुहित सफर किया और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसने ये सफर किया। और इस दौरान ये जिस जिस खित्ते में जा रहा था, ये वहां के पौधों को, परिंदों को, जानवरों को स्टडी किया करता था और वहां के जानदारों को स्टडी करके फिर एक दूसरे के इलाकों के साथ उनका कंपैरिजन करता था। ठीक है, ये इसकी वो कश्ती है जी, HMS बीगल। सिर्फ आपके तजस्सुस के लिए, कुछ भी नहीं। ये देखो, दिखने में आपके पास ये इस तरह की कश्ती थी। ठीक है, फौजी मुहिम थी, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि हम एक साइंटिस्ट भी रखते हैं, चार्ल्स डार्विन को भी रखा, क्योंकि इनके अंदर तजस्सुस का एलिमेंट था। ठीक है, जब हम अपने एरिया में लड़ते थे, ये लोग साइंस पे काम करते थे। ये देखो किस तरह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसने सफर किया और ये कई सालों पे मुहित है। और ये कश्ती का सफर, पानी का सफर, सबसे मुश्किल सफर तस्वर किया जाता है। ठीक, ये गैलापेगस आइलैंड, इन पे आपने फोकस करना है। ये जो इसका एंड पॉइंट अभी हमने देखा है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है चार्ल्स डार्विन के एवोल्यूशन वाले कंसेप्ट के अंदर। और ये देखो किस तरह से वो दुनिया घूमता घूमता ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। यहां से अब ये आपके पास कोकोस आइलैंड, और यहां से साउथ अफ्रीका आएगा और वापस फिर इसने लंदन की तरफ मूव करना है। बल्कि यहां पे पहले ये आया है साउथ अमेरिका, जिसमें आज ब्राजील है, और यहां से मूव करता हुआ ये देखो इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड से शुरू हुआ और इंग्लिश ही ये जाके पहुंचा। ये गैलापेगस आइलैंड्स हैं, इनको बस हम आगे डिटेल से जरा स्टडी करेंगे। ठीक, तो ये चार्ल्स डार्विन का आइडिया था जो इसने स्टडी किया। अब चार्ल्स डार्विन क्या कहता है? ये कहता है लाइफ इवॉल्व हुई। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पे एक रैंडम ऑर्गेनिज्म लिया है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपने इसको याद नहीं करना, सिर्फ एवोल्यूशन का कंसेप्ट पिक करना है। एवोल्यूशन कहती है लाइफ पानी से खुश्की पे आई है। शुरू के लिविंग ऑर्गेनिज्म इक्वेटिक थे, फिर कुछ हुआ कि ये खुश्की पे आना शुरू हुए। ये जो ट्रांजिशन हुई ना पानी से खुश्की, ये एकदम नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि पानी का एक जानदार था, वो खुश्की पे आया और वो मुख्तलिफ हो गया, अब वो पानी वाला एक अलग जानदार है और खुश्की वाला एक अलग जानदार है। इतना कंट्रास्ट चेंज नहीं आया, चेंज आया आहिस्ता आहिस्ता। पहले पानी वाले जानदार कुछ ऐसे बने जिनमें कुछ ऐसी खसूसियात थी कि वो थोड़ा टाइम खुश्की पे भी गुजारते थे, और खुश्की पे आने के लिए उनमें डेफिनेटली कुछ चेंजेस आई। आहिस्ता आहिस्ता ये काम कई जनरेशन तक होता रहा। अब ये देखो, अगर आप इस फिश को नोटिस करो तो आपको इसके आगे ना ऐसा नहीं लग रहा जैसे इसके दो बाजू भी हैं, लिम्स नजर आ रही हैं आपको इसके आगे, और पीछे भी है। मजे की बात, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे पास एक एविडेंस के तौर पे काम करता है। ये आज एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हमारे पास ऐसे फॉसिल्स हैं जो बताते हैं कि एक ऐसा जानदार भी पानी में रहा हुआ है जिसकी टांगे थी। हालांकि हम देखते हैं कि जो फिश होती हैं इनको लेग की जरूरत नहीं है, इनको तो फिंचेस की जरूरत है। टांगे क्यों थी? टांगे इसलिए थी कि ये वो शुरू का जानदार था जो पानी से खुश्की की तरफ आना शुरू हुआ, और खुश्की पे आने के लिए इसको वहां परों की नहीं, टांगों की जरूरत थी, और ये कुछ टाइम अपना खुश्की पे गुजारा करता था। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा नहीं लेकिन इससे मिलती जुलती एग्जांपल दूं तो हम क्रोकोडाइल नहीं देखते, पानी में भी टाइम गुजारते हैं लेकिन खुश्की में भी टाइम गुजारते हैं। लेकिन अर्ली ऑर्गेनिज्म जो थे इनमें भी कुछ ऐसा ही हुआ कि ये आहिस्ता आहिस्ता अब कुछ टाइम अपनी लाइफ का खुश्की में गुजारते थे, और उसके लिए इन्हें चाहिए थे लिम्स। लेकिन आज आप मछलियों को देखो, उनमें लिम्स नहीं है, लेकिन हमें फॉसिल्स मिलता है इस जानदार का जो हमें बताता है कि हमारे पास माजी में कोई ऐसा जानदार रहा है जिसके लिम्स हैं। तो हम फिर ये बिलीव करते हैं कि ये जो जानदार था ना, ये वो जानदार था जिसने लाइफ को पानी से खुश्की में ट्रांजिशन करवाई, उसमें इसका भी रोल है। इस तरह से हम एविडेंस प्रोवाइड करते हैं एवोल्यूशन के हक में, उसकी सपोर्ट में। ठीक है, हमने अपनी आंखों के सामने तो ऐसा होता नहीं देखा, लेकिन हमें फॉसिल्स की शक्ल में कुछ इस तरह के सबूत मिलते हैं जो अपने बात को साइंटिस्ट सबूत के तौर पे इन फॉसिल्स को प्रेजेंट करते हैं अपनी बात बनवाने के लिए। जरा देखो साइंस क्या कहती है, ह्यूमन ब्रेन कैसे इवॉल्व हुआ है। ह्यूमन ब्रेन जो है ना, ये दुनिया का सबसे एडवांस ब्रेन है। साइंस कहती है
कि ये शुरू से ऐसा नहीं था, शुरू में तो इस तरह फिश के अंदर था। अभी हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, लेकिन जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मेन क्या क्या स्ट्रक्चर है। अब जरा खुद देखो, मैं जरा पीछे फिश को जा रहा हूं। फिश के अंदर ये जो येलो पार्ट के पीछे वाला हिस्सा है ना, इसको नोटिस करना है, ठीक है। और अब आपने देखना है कि ये स्ट्रक्चर कैसे अपना साइज चेंज करेंगे। अब हम आए रेप्टाइल में। रेप्टाइल जो है ये पानी और खुश्की दोनों में है, और जरा गौर करो इसके अंदर ये येलो पोर्शन के पीछे जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह से मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। अगर पढ़ना चाहो तो सेरेब्रम इसको पढ़ भी लो। और आओ मैमल पे। मैमल के अंदर यही चीज तो इवॉल्व हुई है, सेरेब्रम, जो हमें बाकी जानदारों से मुख्तलिफ बनाती है। क्यों? क्योंकि हम इसी सेरेब्रम की मदद से सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग आती है हम में। ये देखो, ये एक आपके पास एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है जो हमें एवोल्यूशन के बारे में बताता है। अब जब आपने चार्ल्स डार्विन के आइडिया को सुनना मानना शुरू किया, अब आपको क्लासिफिकेशन का मेथड भी एडवांस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते वक्त ना इनके कॉमन एंसेस्टर की बात भी करोगे कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि जब एवोल्यूशन हो रही थी तो इनका एंसेस्टर भी सेम था। इसलिए फिर जो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज किया इसके बाद, उसमें हमने इस चीज का ख्याल रखा कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बनाए, और उसको प्रेजेंट करने के लिए हमने एक ट्री का सहारा लिया। इसे हम कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ। अगर आपको याद हो, हम प्रीवियस नॉलेज में ये पढ़ चुके हैं, एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस तरह हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उन्हें एक ट्री की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं इनका एंसेस्टर कोई माजी में सेम था। ठीक हो गया। कहते हैं कि ये जो एवोल्यूशन हुई क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, इससे हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेके और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर से बेहतर होती गई, और हमारे काम में जो शॉर्ट कमिंग्स थी, कमियां रह गई थी, आने वाले वक्त में उन कमियों को पूरा किया गया। क्योंकि जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मल्टीपल ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हो तो आप बायोडाइवर्सिटी की बात करते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी है। अगर आप बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हो तो आपको एवोल्यूशन की बात करनी पड़ती है, क्योंकि एवोल्यूशन हमें साइंटिफिकली इस प्रोसेस को समझाने में मदद देता है कि ये बायोडाइवर्सिटी शुरू में नहीं थी, ये किसी कॉमन एंसेस्टर में एवोल्यूशन की वजह से आई है। इसीलिए फिर हमें डार्विन वाले कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए अपने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को और उसमें पाई जाने वाली कंप्लेक्सिटीज को, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो कंप्लेक्सिटीज हैं उन्हें भी मद्देनजर रखना पड़ा। ठीक। और हमने क्या किया कि कलेक्टिव एफर्ट्स थी जो कई सदियों में कई साइंटिस्ट ने की। इस कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम को इतना एडवांस किया कि आज हमारे पास इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में 6 किंगडम्स हैं जिनके अंदर हम दुनिया के तमाम जानदार जो हैं उन्हें कैटेगराइज करते हैं। लेकिन ये 6 किंगडम शुरू से नहीं थे। स्टार्ट के अंदर जैसा कि हमने देखा अरिस्टोटल के टाइम से ये 2 किंगडम्स हुआ करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे साइंटिफिक नॉलेज बढ़ने की वजह से हमने इन 2 किंगडम्स को चेंज करके इनकी जगह 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक। कल हमने यहीं से इसको कंटिन्यू करना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जहां जहां कोई नया कंसेप्ट आए वहां साथ सिमुलेशन से भी उसका एक आइडिया दूं। कहने को एक लफ्ज है, आप पढ़ के सुन के आगे चले जाओगे, पेपर में भी उतना ही लिखोगे, लेकिन चूंकि आपने आगे जाके ग्रेड 11 12 में इन चीजों को और डिटेल पढ़ना है और फिर आगे आपने एमडी कैट की तैयारी करनी है, वहां आपके लिए ये कंसेप्ट अगर अभी बिल्ड हो जाएंगे तो आपको बहुत फायदा देंगे। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और साथ हर किंगडम में कोशिश करेंगे कि सिमुलेशन से भी अंडरस्टैंड करें। आपके पास इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसको आपने जरूर प्रैक्टिस करना है। कल तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।